नमस्कार, बहुत स्वागत दोस्तों आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ शर्मा रोज की तरह आपके साथ हूं। आज देखिए मोदी सरकार की तीसरी पारी ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपनी कलम भी चला दी है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, और उसमें उन्होंने 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया 17वीं किश्त किसान सम्मान निधि की ट्रांसफर कर दी है। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहला काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया तीसरी बार पीएम बनने के बाद, वो किसानों के खाते में पैसा डालना था। उन्होंने कहा कि ये बड़ा मौजू है कि मेरी कलम से पहला काम यही हो रहा है कि किसानों का हित कैसे हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना आज कार्यकाल संभाल लिया, तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर, लगातार तीसरी बार। और ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है ना, इसमें जरा आप साउंड दीजिएगा, आवाज सुनाइए। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपना पदभार संभाला, जब वो अपने ऑफिस पीएमओ में दाखिल हो रहे थे, उस वक्त की तस्वीर है। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब वो कलम से वो हस्ताक्षर कर रहे थे, मैं भारत का प्रधानमंत्री, ये रुपया किसानों के खाते में डाल रहा हूं, 20,000 करोड़ रुपए, 9 करोड़ 30 लाख किसान। जरा सुनिए, जरा इसी तस्वीर पर आपको आवाज सुननी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से उनके स्टाफ ने, पीएमओ के कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर स्वागत किया। ऐतिहासिक कार्यकाल उनका ये जो उनको मिला है। अब देखिए इसमें काम क्या क्या होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले ये बात कहते रहे, चुनाव जीतने के बाद जब अपने एनडीए के घटक दलों के बीच वो थे, सभी 293 सांसदों के बीच, तब उन्होंने ये बात कही सेंट्रल हॉल में पुरानी पार्लियामेंट के, कि ये कार्यकाल बहुत बड़े निर्णयों का है। और एक और बात बार बार उन्होंने कहा कि जो 10 साल में काम हुआ है वो तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। बार बार वो ये बात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये सामान्य कार्यकाल नहीं रहने वाला है। भूल जाइए 240, नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। देश देखना चाहता है कि आखिर कौन से वो बड़े फैसले हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे, जिसका वो बार बार जिक्र कर रहे हैं। आज शाम 5 बजे नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग भी होने जा रही है। और हमें जो सूचना मिल रही है, अभी आगे उस पर हम लोग बात करेंगे, जैसे उन्होंने पहला निर्णय पीएम के तौर पर किया किसान सम्मान निधि ट्रांसफर करने का, ऐसे ही जो आज कैबिनेट में पहला बड़ा निर्णय हो सकता है, वो भी गरीबों से जुड़ा कोई बहुत बड़ा फैसला हो सकता है, जिसकी जानकारी हमें मिल रही है। देखिए, सरकार कोई भी रही हो, मैसेजिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है उसका। आप पहला काम क्या करते हैं, पहली कैबिनेट मीटिंग में आप फैसले क्या करते हैं, इसलिए उसका संदेश देश भर में जाए, ये प्रधानमंत्री की कोशिश होगी। और अब उस सबके बीच अभी हम लोग जिसका इंतजार कर रहे हैं वो ये कि विभाग बटें। कल 72 लोगों ने शपथ ली समेत प्रधानमंत्री, यानी 71 मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अलावा बनाए हैं, जिसके अंदर 30 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इन सबको क्या काम दिया जाएगा, बार बार कहा जा रहा है कि ये कंटिन्यूटी वाली सरकार दिखाई दे रही होंगी। बहुत सारे बड़े चेहरे रिपीट किए गए हैं सरकार के अंदर। उनके विभाग भी क्या जस के तस रहेंगे या विभागों में कोई परिवर्तन होगा? मेरे पास आज एक पूरी लिस्ट है कि नरेंद्र मोदी के जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं उनमें कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो वो अब अचानक किसी और के हाथ में शायद देना ना चाहें। तो ऐसे में बहुत मुमकिन है कि खासकर हेवी पोर्टफोलियोज में मंत्री वही बरकरार रहें जो आप पिछले 5 साल में देखते आए हैं। तो वहां भी एक निरंतरता, एक कंटिन्यूटी आपको देखने को मिल सकती है। बात करने के लिए सब पर राहुल महाजन साहब हमारे साथ हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। समीर जी का स्वागत। प्रोफेसर संगीत रागी आ चुके हैं। प्रोफेसर स्वागत आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बस हमें किसी भी पल ज्वाइन करना जा रहे हैं। मेरे आप बोलते बोलते मुझे सामने दिखाई देने लग गए। सर जल्दी, भारत मैच जीत गया कल, आपको भी आज दौड़ लगानी पड़ेगी, जल्दी आइए सेट पर। बड़ा शानदार था, शानदार मैच भारत ने कल जीता। बधाई, देश को उसकी बधाई। उम्मीद छोड़ दी थी लोगों ने। हाँ, बिल्कुल सही कर दिए थे लोगों ने। चलिए खैर, लेकिन आइए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी आ गए हमारे बीच में। अब इंतजार हो रहा है कि विभाग बटे तो हम लोग बात कर पाए आगे किसको क्या मिलेगा। लेकिन पहले स्वागत हर्षवर्धन जी आपका। सांस ले लीजिए आप, फिर उसके बाद बात शुरू करते हैं विभागों की। देखिए, इस कैबिनेट के अंदर बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान आए, निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर आ गए, अब एचडी कुमारस्वामी आ गए। मैं उस ऑर्डर में पढ़ रहा हूं जिस ऑर्डर में इन्होंने शपथ ली है, यानी ये इनकी सीनियरिटी है। अब ऐसे में क्या विभाग बटेंगे, तो शुरुआत कर लेते हैं आइए उन नए चेहरों से जिनकी एंट्री इस कैबिनेट में हुई है, जिनमें सबसे बड़ा नाम है शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान को क्या मंत्रालय मिलेगा, इसकी देश भर के अंदर चर्चा हो रही है। 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, 16.5 साल मुख्यमंत्री रहे, इस बार जिता करके दिया चुनाव, उसके बाद अब केंद्र में उनको नरेंद्र मोदी, अमित शाह लेकर के आए। राहुल जी, 3 दिन से आपसे चर्चा नहीं हुई इस बात पर। देखिए, जैसा आपने कहा कि जो मेन पोर्टफोलियोज हैं उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव होने की गुंजाइश नहीं है। जैसे अगर आप फाइनेंस बोलेंगे तो नेचुरल चॉइस जो है टॉप 4 तो मैंने छुआ ही नहीं, इसलिए भी वो निर्मला सीतारमन की होगी। डिफेंस है तो राजनाथ सिंह का होंगे।
एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर होंगे, ये जो ऐसे हैं इनमें, और अमित क्या आप शाह मान के चल रहे हैं कि ये चार वही ये रहने वैसे ही रहेंगे, क्योंकि एक पैटर्न चल रहा है, काम चल रहे हैं जो कि डिलीवरी हुई है। जैसे नितिन गडकरी, अगर जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज इसमें बहुत अच्छा काम हुआ है तो उनको चेंज करने का कोई मतलब नहीं होगा, तो वो उसको आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने उनके काम के को ही देखते हुए उनको जो है कंटिन्यूएशन है। तो इन सब चीजों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब वो एविएशन चाहते थे, पहले भी एविएशन उनको दिया गया था, तो इस बार भी एविएशन से अलग क्या होगा। एक एक करके बात कर लेते हैं ना। आपने कहा टॉप 4 में कोई आपको बदलाव दिखाई नहीं मुझे कोई खास बदलाव नहीं दिखा। बदलाव होता तो शायद हमें कल भी दिख गया होता। बिल्कुल। जब वो सभी लोग मंत्री बने हैं तो उनके विभाग शायद बदलेंगे नहीं। हम बात कर रहे हैं होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, इन चारों की, यानी राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और डॉक्टर एस जयशंकर। एग्रीकल्चर बड़ा मंत्रालय होता है, शिवराज सिंह चौहान को लेकर एग्रीकल्चर की बड़ी चलता है। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत बड़ा मंत्रालय होता है और खासतौर से प्रधानमंत्री की खुद की नजर रहती है कि एग्रीकल्चर में क्या किया जा रहा है। बड़ी बड़ी स्कीम्स होती हैं, किसान सीधा उससे अफेक्ट होते हैं, तो ये सारा चीजें जो है बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री के करीबी आप बैठ कर सकते हैं, मतलब मैं शर्त लगाने वाली सेंस में नहीं कह रहा हूं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली शिवराज सिंह चौहान को एग्रीकल्चर हो सकता है, एग्रीकल्चर मिल सकता है। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा मंत्रालय है, बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय, बिल्कुल मिल सकता है। नरेंद्र सिंह तोमर के पास हुआ करता था कृषि मंत्रालय, और उसके उनके बाद फिर इसका प्रभार दिया गया जब वो वहां विधानसभा चुनाव लड़ने चले गए, तो अर्जुन मुंडा को दे दिया गया था। अर्जुन मुंडा इस बार है नहीं, तो ये चर्चाएं चल रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान को, कि एक तो किसानों से जुड़ा कुछ बड़ा काम जो है उनको दिया, वो उनकी पर्सनालिटी को भी सूट करता है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके का उन्होंने काम किया है, खास तौर में मध्य प्रदेश में कृषि पैदावार जिस तरीके से पिछले सालों के अंदर बढ़ी है, जो ग्रोथ हुआ है एग्रीकल्चर के अंदर, शिवराज सिंह चौहान को उसकी बहुत बड़ा क्रेडिट उसका जाता है। तो क्या एक चॉइस हो सकते हैं उस मंत्रालय के लिए? हर्षवर्धन जी। नहीं, निश्चित तौर पर कृषि मंत्री के लिए शिवराज सिंह चौहान बहुत शानदार पसंद हो सकते हैं, और उसके पीछे ये नहीं कि कैसे दिख रहे हैं या उसी मध्य प्रदेश से आते हैं जहां से नरेंद्र सिंह तोमर है। फैक्ट के तौर पर देश में अकेला राज्य मध्य प्रदेश है जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में 10% प्लस एग्रीकल्चर ग्रोथ पर लगातार कायम रहा, नंबर 1। जिस एफपीओ योजना की बात नरेंद्र मोदी सरकार अपने बजट में करती है, जो अरुण जेटली जी ने ऐलान किया था, फिर निर्मला जी ने उसी को आगे बढ़ाया कि 10,000 एफपीओ हम तैयार करेंगे 5 वर्षों में, उस पर लगातार काम हो रहा है। वो काम सबसे अच्छे से मध्य प्रदेश की सरकार ने, जो एफपीओज हैं, जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसको तैयार किया। जब इस देश को सूझ नहीं रहा था कि बाजार भाव और जो किसानों को भाव मिल रहा है उसके बीच के अंतर को हम कैसे करेंगे, तो मध्य प्रदेश की सरकार थी जिसने भावांतर योजना जो लेकर आई। अकेला देश का राज्य है जहां पर एग्रीकल्चर, एक बड़ी आबादी वहां है, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में उस तरह से कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं था, उसके बावजूद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक ग्रोथ अगर 10% प्लस है, वहां काम करने वाले लोग इंडस्ट्री से निकलकर वहां के एफपीओ में काम कर रहे हैं, तो ये अपने आप में शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ी वजह देता है। और दूसरा जो उसमें नीचे के तौर पर एक जोड़े, एक और सॉलिड वाली फाउंडेशन वाले में, संघ की एक महत्वपूर्ण, कहें कि मध्य प्रदेश देखें तो संघ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। शिवराज सिंह चौहान उस लिहाज से भी काम धाम करते रहे, और किसानों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की संवेदनशीलता जो है, और जो नरेंद्र मोदी ने चुनाव के वक्त कहा था कि शिवराज जी हमारे पुराने मित्र हैं, हम फिर से इनको लेकर आने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान, वैसे जो अब कृषि मंत्रालय होता है, पहले तो बहुत बड़ा मंत्रालय हुआ करता था, अब इसमें से डेयरीज, फिशरीज अलग हो गया है, कोऑपरेटिव इसका हिस्सा करता है, कोऑपरेटिव अलग हो गया, बहुत बड़ा मंत्रालय, हालांकि बहुत बड़ा। मैंने कहा पहले तो ये सब भी था, अब इन सब के अलग अलग मंत्रालय हो गए भाई। ये कोऑपरेटिव अमित शाह जी देखते हैं, डेयरीज, फिशरीज जो है मेरे ख्याल से गिरिराज जी के पास है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि टॉप 4 में चेंज नहीं होगा। कल जब हम शपथ ग्रहण देख रहे थे तो राजनाथ सिंह ने शपथ ली, अमित शाह ने शपथ ली, ये दोनों डिफेंस और होम है, लेकिन उसके बाद नितिन गडकरी, जगत प्रकाश नड्डा, यानी टॉप 4 की बात करें तो आपकी हायरार्की कैबिनेट की ये है। अब चूंकि निर्मला जी और डॉक्टर एस जयशंकर ये दोनों राज्यसभा वाले लोग हैं, दोनों को मंत्री बनाते हैं, दोनों नरेंद्र मोदी के बहुत गुड बुक के लोग हैं, लेकिन ये भी ध्यान में रखना होगा कि क्या पहले कार्यकाल में निर्मला जी डिफेंस के बाद उनको फाइनेंस में लाया गया, तो क्या कोई चेंज होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी सूची में थोड़ा नीचे जब जाते हैं तो 10वें स्थान पर शपथ ली है श्रीमान पीयूष गोयल ने।
तो क्या वो एलिवेट होकर वहां पहुंच सकते हैं? हालांकि अक्सर ये इस कहा पर जाता है। हम लोग भी, मैं भी इस बात को नोटिस कर रहा था, जो कुर्सियां लगी थी उस क्रम में जो लोग बैठे हुए थे, जिस क्रम में शपथ ली गई है, लेकिन जो बताया गया कल कि उसका विभागों के साथ कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं होता। एक्चुअली हायरार्की नड्डा होती है। वो हायरार्की है कि भाई हाँ, आप अगर हायरार्की सीनियरिटी के हिसाब से अब जेपी नड्डा हेल्थ खुद ही चाहते तरह के करके बात करते हैं। जेपी नड्डा हेल्थ खुद ही चाहते हैं, उन्होंने हेल्थ मंत्रालय चलाया हुआ है, हेल्थ आपका बहुत इंपॉर्टेंट अब पहले मंत्रालय छोड़िए ना, इन्होंने तो नई बहस छेड़ दी ना, मैं तो टॉप 4 मान कर चल रहा था वही रहेंगे। अब इन्होंने कहा कि क्या ऐसा बहुत मुझे तो क्यों नहीं उसको हम लगता तय कि माने। ऐसा होगा। जेपी नड्डा जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुड बुक में हैं, जिस तरह से इतने सारे, बहुत लोग कह रहे थे विवाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अध्यक्ष के बाद, लेकिन जिस तरह से वो दिखे हैं उसमें मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर उनको कोई बहुत अहम मंत्रालय देने वाले। अब स्वास्थ्य थे, वो भी हो सकता है, ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन चूंकि हायरार्की बहुत साफ सरकार की दिख रही है। देखिए, टॉप 4 मैंने इसलिए थोड़ा सा डन माना था। आप निर्मला जी ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर रही, उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्टर बन गई। एस जयशंकर साहब लेकिन आए ही हैं उस मंत्रालय से, मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाते कि वो कोई और काम विभाग देखेंगे। अब अगर वो वही विभाग देखने जा रहे हैं, अब राजनाथ जी के और अमित शाह जी होम ही होंगे, इसको मानकर चला जा रहा है, तो राजनाथ जी और निर्मला जी के बीच में ही क्यों स्वैप किया जाएगा? अब कोई लॉजिक नहीं समझ में आता इसका। मुझे लग रहा है सर, जो हायरार्की जो थी वो पार्टी के पोजीशन के हिसाब से थी। प्रधानमंत्री थे, उसके बाद राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, सेकंड नंबर पोजीशन है। अमित भाई की राजनाथ सिंह के बाद पोजीशन है। उसके बाद गडकरी बैठे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो बैठे थे। उसके बाद आप शिवराज सिंह चौहान थे कि सबसे सीनियर मुख्यमंत्री थे। उसके बाद से हायरार्की थी। पीछे अगर जयशंकर बैठ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहले 4 से बाहर हो गए। ये पार्टी के जो हायरार्की उसके हिसाब से बिठाया गया था। देखिए, शिवराज सिंह चौहान अगर आप देखेंगे तो पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी को मिलाकर जो जिन्होंने शपथ लिए सबसे सीनियर लीडर है। 5 बार के सांसद वो रहे, 5 बार के विधायक रहे, 17 साल मुख्यमंत्री वो रहे, प्रदेश के वो अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। जितना पद संगठन के अंदर, और जितनी बार वो विधायक रहे, जितनी बार वो सांसद रहे और जितनी बार मुख्यमंत्री रहे, शायद पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो शिवराज सिंह चौहान के ये राजनीतिक अनुभव का बराबरी कर सके। और जमीनी स्तर के भी सबसे बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान है, जनता के भी संपर्क में। आप मान रहे हैं पहली बात, पहले 4 में गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। वित्त में हो सकता है, मतलब ये कहना कि बिल्कुल नहीं होगा, ये मतलब मैं नहीं मानता। हालांकि संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन निर्मला सीतारमण का वित्त मंत्रालय किसी को दिया जा सकता है। देखिए, ये कह देना कि बड़े मंत्रालय लगातार एक के पास रहने से काम होता है। रेलवे इतना बड़ा मंत्रालय है, रेलवे मंत्रालय में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए। सुरेश प्रभु को लाया गया, फिर सदानंद गौड़ा बनाए गए, उसके बाद पीयूष गोयल आते हैं, उसके बाद वैष्णव आते हैं, जबकि पीयूष गोयल अच्छा काम कर रहे थे, वैष्णव को दे दिया। एग्रीकल्चर का बड़ा मंत्रालय था, राधा मोहन सिंह के पास रहा, बाद में नरेंद्र सिंह तोमर को दे दिया गया। कोई भी मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी ने किसी के पास लंबे समय नहीं रखा। आप पेट्रोलियम मिनिस्ट्री देख लीजिए, हरदीप पुरी थे तो लेके फिर हरदीप पुरी को दे दिया गया, धर्मेंद्र प्रधान से लेकर दे दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी अपने सारे मंत्रालयों को लगातार बदलते रहे। किसी के भी पास उन्होंने सिर्फ, अगर आप गृह मंत्री अमित शाह को छोड़ दो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अगर छोड़ दो, ये पहले 4 अगर आप छोड़ दीजिए। वित्त मंत्रालय में भी देखिए अरुण जेटली रहे, बाद में पीयूष गोयल आ जाते हैं, बाद में निर्मला सीतारमण आती है उसके अंदर। तो ये कह देना कि प्रधानमंत्री मोदी बड़े प्रोजेक्ट से तो किसी को चेंज नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बताना चाहते हैं कि भाई व्यक्ति प्रोजेक्ट नहीं चला रहा है, ये मेरी सोच प्रधानमंत्री कार्यालय, और मैं जो टारगेट सेट कर रहा हूं, मैं किसी को भी वो विभाग दूंगा तो वो परफॉर्म करेगा, चाहे फिर वो पीयूष गोयल रहे, चाहे वैष्णव रहे। शिवराज सिंह चौहान के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं, जब वो पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो पहले 4 महीने कृषि मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा था। कृषि उनको इतना प्रिय मंत्रालय है कि पहले 4 महीने उन्होंने किसी को दिया नहीं था, एमओएस बना दिया था। कृषि मंत्रालय के मध्य प्रदेश के निर्णय शिवराज सिंह चौहान लेते थे। ठीक है, किसान पुत्र हैं, अपने आप को किसानी मानते हैं। कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को जा सकता है। कृषि मंत्रालय के अलावा रेलवे मंत्रालय एक ऐसा है जिसमें मुझे लगता है कि जो शिवराज के पास जा सकता है, और रेलवे भी मुझे लगता है कि जा सकता है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा अश्विनी वैष्णव जी के पास दरअसल जो मौजूदा रेल मंत्री थे उनके पास बहुत सारे विभाग हैं। हाँ, उनके पास विभाग है, और सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी एक बड़ा मंत्रालय है। अब जिस समय से विपक्ष आया, जिसका विपक्ष में अच्छे संपर्क हो, मुझे लग रहा है शिवराज सिंह चौहान संसदीय कार्य मंत्री भी बेहतर बन सकते हैं। ठीक, प्रोफेसर साहब, अब टॉप 4 से शुरुआत कर ले। मुझे तो लग रहा था कि जहां परिवर्तन नहीं होगा, बाकी राय हुई है कि भाई ऐसा कुछ नहीं, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है परिवर्तन हो सकता है। मैं मान करके चलता हूं कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है और जो होम मिनिस्ट्री है उसमें तो बड़ा परिवर्तन मुझे नहीं दिखने में आ रहा है, और विदेश मंत्री के लिए ही जयशंकर जी को वहाँ पर वर्तमान है, बाकी उनकी और कोई उपयोगिता नहीं है संसदीय
राजनीति में उनकी कोई उपयोगिता नहीं है, एक्सेप्ट कि वो भारत का विदेश मंत्रालय जो है वो ठीक से संभाल सकें। और वो उसमें बहुत उन्होंने अद्भुत काम किया है, बहुत अद्भुत काम किया है। प्रधानमंत्री के बड़े करीबी भी हैं। जो एक बदलाव जो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में कल चर्चा चली थी, अब मेरे पास कोई इस प्रकार का स्रोत है नहीं जिसके आधार पर कह सकूं कि ऐसा ही होने जा रहा है, लेकिन निर्मला सीतारमण के मंत्रालय के बारे में ज़रूर बात की जा रही थी कि शायद उनमें उनका बदलाव हो और उनकी जगह पीयूष गोयल आएँ। एक बात और भी चल रही थी कि शायद जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो अमित शाह जी के पास जाए, लेकिन मुझे इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है। जहाँ तक कृषि मंत्रालय है, बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये मंत्रालय संभवतः शिवराज सिंह के पास जाए। दो कारणों से मैं कह रहा हूँ। एक ऐसे कृषि मंत्री की आवश्यकता है जो किसानों के प्रति न सिर्फ संवेदनशील हो, बट इतना लचीला हो कि उनसे बातचीत करके जो एक टकराव की भूमिका बनी हुई है, बिल्कुल किसानों चुनाव से पहले तक रहा वो अभी किसान और सरकार के बीच में जो एक संवाद की कमी रही है, जो एक मंत्रालय जिसको चाहिए था कि जिसको प्रोएक्टिव होकर के किसानों तक पहुंचना चाहिए था। ये इसका मतलब मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि किसानों की मांगे जायज थी, ये मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि भारत सरकार ने जो किसान कानून जो है वो विड्रॉ कर लिया वो गलत कानून थे, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं उस कानून के आज भी समर्थन में खड़ा हूँ, लेकिन संवाद की एक प्रक्रिया होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई कानून लाते हैं तो उसके पहले उसकी ज़मीन तैयार करते हैं ताकि उसकी रिसेप्टिविटी हो, और यदि टॉप डाउन अप्रोच यदि होता है तो उसमें बाउंस बैक करने की संभावना है। जैसे मैंने मान लिया कि जैसे आपने देखा होगा कि एक कानून लाया गया था, आप इवन ऑड को ही देख लीजिए ना, 2 बार अब दिखाया गया कि आपका यदि पॉल्यूशन है तो आपका फेफड़ा काला हो जाएगा, खाकड़ा काला हो जाएगा। यदि ऐसे कोई सरकार लेकर के आ जाए कि आपका गाड़ी ऑड इवन चलाएंगे तो लोग उसके खिलाफ विद्रोह कर देंगे, लेकिन जैसे ही आपका फेफड़ा काला दिखाया जाता है आपको भी डर लगता है कि मैं सहमत हूं आपकी बात से। तो मेरा कहना है पहले जब कृषि कानून लाए गए उस वक्त थे नरेंद्र सिंह तोमर, दूसरी बार उन्होंने आंदोलन करने का प्रयास किया उस वक्त थे अर्जुन मुंडा। दोनों बार लगा कि भाई बातचीत तो बहुत बार हुई, लेकिन देखिए शायद कोई वो बातचीत अर्जुन मुंडा हल नहीं निकला। अर्जुन मुंडा बहुत ग्राउंड के पॉलिटिशियन है, लेकिन जो बातचीत का जो होता है ना, बातचीत में सिर्फ आप जमीन के आदमी हो सिर्फ इतना काफी नहीं होता है, आपके लिए उसमें चतुराई भी चाहिए, भाषा भी होनी चाहिए, वो सब इनके आप पास उनके तर्क भी होने चाहिए। और मुख्यमंत्री के रूप में इनका इतना बड़ा अनुभव है, मुझे लगता है कि इस सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जरूर करना चाहेगी, जो ये छवि बन गई है कि इंडस्ट्री इंडस्ट्री इंडस्ट्री, और जमीन पर जिसको हम कहते हैं कि बड़ा परिवर्तन लाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है सर, वो तो ये शिवराज जी बहुत मतलब सभी लोग इस राय से सहमत हैं कि शिवराज जी को शायद किसानों से जुड़ा विभाग जो है मिलना चाहिए, कृषि विभाग जो है उनको मिल सकता है। अब बाकी देखिए अभी जब फैसला होगा तो ज्यादा बात मत कीजिए एक आदमी के बारे में, फिर उल्टा हो जाता है मामला। चर्चा हो जाने के बाद ये भी थोड़ा सा राइडर लगा दीजिए, राइडर ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसमें ये भी मैं याद दिला दूं, आप लोग सीसीएस बार बार कह रहे हैं, 14 से 19 में भी सीसीएस में बदलाव हुआ था, अब 19 से 24 में क्यों नहीं होगा, इसकी वजह बताइए। 14 से 19 में तो बदलाव हुआ था ना, राजनाथ जी पहले तो गृह मंत्री थे, बाद में रक्षा मंत्री बने, तो बदलाव तो हुआ था। तो बदलाव नरेंद्र मोदी, और मैं यही कह रहा हूं, ये सरकार की ही होती है, संगठन की नहीं होती, ये पार्टी संगठन की हायरार्की नहीं होती है जो कैबिनेट होती है, ये सरकार की ही हायरार्की होती है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, वो किसी को भी कोई मंत्रालय दे सकते हैं, तो मुझे लगता है ओपन बहुत है, बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि आप कहीं से कहीं, और जितने तरह की चीजें चल रही थी उस पर कुछ ना कुछ तो असर होगा ना, जिस तरह की बातें चल रही हैं। अच्छा चलिए, शिवराज सिंह चौहान की बात हमने की, पहले 4 की बात हम कर चुके हैं। अब जो अगला बड़ा नाम है जिनका विभाग क्या होगा देखना होगा, सरकार में पहले रह चुके हैं जेपी नड्डा साहब, अभी भी पार्टी अध्यक्ष भी हैं। नड्डा साहब हिमाचल से आते हैं और अब उनको क्या विभाग मिले, पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री। और ये भी बात है कि देखिए वहाँ पर 2 मंत्रालय हो सकते हैं। एक तो पहले जो अनुराग ठाकुर के पास मंत्रालय था, दैट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वो मंत्रालय हो सकता है। हेल्थ, मैं ये मानता हूँ खुद जो जेपी नड्डा उनका प्रिय मंत्रालय, अच्छा, वो खुद चाहते हैं हेल्थ में रहना, तो अगर हेल्थ मंत्रालय उन्हें दिया जाता है, और वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस तरह की स्कीम्स आयुष्मान भारत और ये सब चल रही है, तो उस तरह की स्कीम्स जो हैं उनको ठीक से इम्प्लीमेंट करना, उनको मॉनिटर करना, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। और देखिए, और अर्बन डेवलपमेंट एक बड़ा मंत्रालय है। अर्बन डेवलपमेंट एक ऐसा मंत्रालय जिस पर सबकी नज़र रहती है, और उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट और जो मॉडल सिटीज़ हैं, जो बाकी सिटीज़ डेवलप करने की बात है, वो उसमें आता है।
जल शक्ति एक ऐसा मंत्रालय है जो कि प्रिय मंत्रालय है प्रधानमंत्री का, क्योंकि जो जल से नल जो है वो स्कीम जो है उसके कारण भी बहुत देखिए विभाग तो बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सारे मंत्रियों के पास मल्टीपल पोर्टफोलियोज मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट ऐसे मंत्रालय हैं जो सीधा प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वहां पर एक इंपॉर्टेंट मंत्री रहे। तो ये ऐसे मंत्रालय जो कि जेपी नड्डा आपने कहा स्वास्थ्य वो पसंद करेंगे, वो पसंद पहले रह चुका है क्योंकि उनकी बात। देखिए स्वास्थ्य मंत्री फिलहाल मनसुख मांडविया जी वो भी कैबिनेट मंत्री दोबारा बनाए गए, इसके अलावा उनके पास केमिकल और फर्टिलाइजर भी है। तो मतलब मैंने वही कहा कि ऐसा नहीं है कि आप एक से लेकर के विभाग किसी को दे देंगे उसके बाद देने के लिए अश्विनी वैष्णव के बाद 3 मंत्रालय। तो अगर हम देखेंगे तो रेलवेज है, जो कम्युनिकेशन है, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स 3 मंत्रालय। कई ऐसे भी होंगे ना कि जब आपके पास पिछली बार कैबिनेट, आप इस बार का जो कैबिनेट है वो पिछली बार के कैबिनेट से बड़ा है, तो इसमें इसकी बहुत गुंजाइश और इसकी बड़ी संभावना है। अच्छी बात याद दिला दी, इन 3 सरकारों में नरेंद्र मोदी की ये सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है। तो कई मामलों में कई होता है कई बार कि कई डिपार्टमेंट्स तोड़ करके अलग उनको विभाग के तौर पर ही बना दिया जाता है। एक मंत्रालय के अंदर कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हो सकता है जैसे आपने कहा ना एग्रीकल्चर में पहले फिशरीज भी था, सहकारिता भी था, ये सारे थे, तो ये सब डिपार्टमेंट्स होते हैं एक मंत्रालय के अंदर। अब ये संभावना हो सकती है कि इसमें कई मंत्रालय में कई डिपार्टमेंट जो है उनको अलग एक मंत्रालय का ही दर्जा जगलरी का काम है विभाग बांटना। बिल्कुल आपको काम है। आदमी की एक्सपर्टीज भी देखनी है, क्या काम कर सकता है ये देखना है। देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में यही एक अंतर हम लोग करते हैं जब पढ़ाने लगते हैं कि प्रेसिडेंट वहां एक्सपर्ट के तौर पर चुनता है। एक बार प्रेसिडेंट बन गया तो वो जितने कुशल कारीगर होते हैं डिफेंस के, फाइनेंस के, उन सबों को लेकर एक्सपर्ट्स को लाता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आपको संसदीय क्षेत्रों की देखने में अगला चुनाव लड़ना है उस ध्यान को भी रखना पड़ता है, जाति तक आपको देखनी पड़ती है, रीजन देखना पड़ता है। अभी आप देख रहे होंगे कि कल से कई एक दो कम्युनिटी को लेकर के कई बार सोशल मीडिया पर भी कई चीजें चल रही हैं। तो ये इन सब चीजों का भी जब आपको ध्यान रखना पड़ता, नहीं तो इतना बड़ा मंत्रिमंडल बनाने देखा ऐसे जाता है कि जब आपको नया किसी व्यक्ति को लाना होता है तो ये देखा जाता है पार्लियामेंट्री कमिटीज कौन कौन सी में मेंबर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देखा जाता है कि बहुत सारे जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट, हम लोगों ने एजुकेशन पर पार्लियामेंट्री कमिटीज अभी आते हैं सर, वो पार्लियामेंट्री कमिटीज में काम करते हैं, तो डिफेंस की पार्लियामेंट्री कमिटी या फिर जो है कम्युनिकेशन की पार्लियामेंट्री कमिटी, तो उससे उनको एक्सपीरियंस हो गया होता है उस मंत्रालय का, तो वो भी एक फैक्टर रहता है देखते वक्त। और अरे अभी आपको ये भी तो देखना है, आपके 3 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र के अंदर बड़ा प्रदेश है, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड के अंदर